हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे आपको पता है? हाँ मैम, बिल्कुल पता है। मतलब आप क्या हमको डोरा समझते हो? इतना बड़ा बड़ा आपने यहाँ लिखा हुआ है केस स्टडी नंबर 13, तो ऑब्वियसली हम यहाँ केस स्टडी नंबर 13 ही सॉल्व करेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, माफ़ कर दो। केस स्टडी नंबर 13 सॉल्व करेंगे आज हम, और हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, केस स्टडी सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि केस स्टडी छोटी है या मोटी है। छोटी का मतलब अगर केस स्टडी 2 पेज तक की है ना, तो हम सबसे पहले केस स्टडी को रीड करते हैं, उसके बाद में हम केस स्टडी का रिक्वायर्ड पार्ट रीड करते हैं। बट अगर केस स्टडी बड़ी है यानी 2 पेज से ज़्यादा की है, तो हम क्या करते हैं, पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस को रीड करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं कि क्वेश्चंस हमसे पूछ क्या रहे हैं, उसके बाद में हम केस स्टडी को रीड करते हैं। ओके, अब ये जो केस स्टडी है दोस्तों, ये केस स्टडी 3 पेज की है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे, एमसीक्यू रीड करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रीड करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि क्वेश्चंस किन कॉन्सेप्ट्स में से आए हैं, क्या पूछ रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम केस स्टडी को रीड करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। ओके, तो अब हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में? विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 4 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को आंसर करना है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जॉन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वुड बी। कौन मिस्टर जॉन, कितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी, हमको कुछ नहीं पता भैया। जॉनी जॉनी यस पापा, बट इन दिस केस वी हैव टू रीड केस स्टडी बाबा। बट अभी हमको क्या पता है कि डीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अब हम जब भी केस स्टडी रीड करेंगे ना, जहाँ भी जॉन का नाम आएगा और पैरा 4 आएगा, हम सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल राइट, सावधान रहे, सतर्क रहे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला क्वेश्चन भी बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 4। फिर से पैरा 4 आ गया। इनकम अर्नड बाय मिस्टर जॉन, फिर से जॉन आ गया, इन इंडिया would be subject to TDS. Income constituting rupees 5 lakh for participation in matches in India, rupees 1 lakh for an advertisement of a product on TV, rupees 10,000 from articles contributed in newspaper would be subject to TDS at the rate dash, and rupees 10,000 from horse racing in Mumbai would be subject to TDS at the rate dash. ओके, अभी इन्होंने क्या बोला, मिस्टर जॉन इन इंडिया। मिस्टर जॉन की इंडिया में कुछ इनकम अर्न हुई इन 4 सोर्सेज से, तो इनके ऊपर TDS डिडक्ट होगा या नहीं होगा, होगा तो किस रेट पर होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। अभी इन्होंने क्या बोला, मिस्टर जॉन इन इंडिया। मिस्टर जॉन इन इंडिया का कहने का मतलब क्या, कि मिस्टर जॉन शायद एक नॉन रेसिडेंट होगा, तभी उसकी इंडिया वाली इनकम को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ओके, ठीक है। कौन कौन से 4 सोर्सेज से इनकम हुई? एक तो उसने इंडिया में मैचेस में पार्टिसिपेट किया है, दूसरा उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दिया टीवी पर, तीसरा उसने आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया एक न्यूज़पेपर के लिए, और चौथा उसने ना हॉर्स रेसिंग से इनकम अर्न करी ₹10,000 की। इन चारों सोर्सेज ऑफ इनकम पर कितने रेट पर TDS डिडक्ट होता है, वो हमको बताना है। अब दोस्तों, आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी अपने TDS के चैप्टर में, सेक्शन नंबर 194E। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है एंड उसकी इन वाले 3 सोर्सेज से इनकम जनरेट हुई है, तो उसकी इनकम पर 20% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का इस रेट पर TDS डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, नॉन रेसिडेंट बंदा होना चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट है पर्सन तभी TDS डिडक्ट करना है, वरना नहीं करना है। ओके, इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है, हॉर्स रेसिंग से जो इनकम जनरेट हुई, इसके रिस्पेक्ट में भी आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी, सेक्शन नंबर 194BB। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर किसी पर्सन की हॉर्स रेसिंग से इनकम जनरेट होती है 10,000 रुपये से ज़्यादा की, तो उस केस में 30% की रेट पे TDS डिडक्ट किया जाता है। ओके, प्रेजेंट केस में मिस्टर जॉन की हॉर्स रेसिंग से इनकम कितनी जनरेट हो रही है, ₹10,000 की। 10,000 को क्रॉस नहीं कर रही है, इसीलिए इस केस में क्या होगा, TDS डिडक्ट नहीं होगा। ओके, तो भले ही मिस्टर जॉन एक नॉन रेसिडेंट हो या ना हो, हमको इतना पता है कि ये जो सेकंड केस है ना, हॉर्स रेस वाला, इसमें तो TDS नहीं कटेगा। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए शैल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में तो इन्होंने कुछ ना कुछ रेट प्रोवाइड किया हुआ है हॉर्स रेसिंग के लिए भी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को। यस,
ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको श्योरिटी नहीं हो रही है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने ऊपर, तो आप पहले केस स्टडी को रीड कर लेना, उसके बाद में आंसर मार्क कर लेना। लेकिन मेरे को यहाँ पे लगा कि यार सीधा सीधा तो उन्होंने लिखा है कि जॉन की इंडिया की इनकम इतनी है, मतलब जॉन नॉन रेसिडेंट है। ओके, एंड सेकंड केस में तो हमको डेफिनेटली पता था कि हॉर्स रेसिंग के केस में तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं, चाहे जॉन रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। एंड इन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन में 0% रेट दिया हुआ था, तो इसलिए हमने आंख बंद करके ए ऑप्शन को मार्क कर दिया। ओके, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो तो आप मार्क करना, वरना केस स्टडी को रीड कर लेना, आराम से सोच समझ करके आंसर को मार्क करना। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर प्रदीप। पता नहीं मिस्टर प्रदीप कौन है और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, केस स्टडी रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। डीटी का क्वेश्चन है एंड रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या बोला, business combination involving entities or businesses under common control shall be accounted for using the pooling of interest method। ठीक है, pooling of interest method is considered to involve the following। क्या होता है दोस्तों, ये जो कॉमन कंट्रोल वाले ट्रांजैक्शन होते हैं ना, इस केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन की हम जब भी एंट्रीज पास करते हैं या जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वो अकाउंटिंग हम करते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के थ्रू। ओके, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब भी डीवर्जन हो रहा है या तो एक एंटिटी की दो डिविजन्स का, या फिर हम क्या कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं को सब्सिडरीज का आपस में, या एक सब्सिडरी दूसरे सब्सिडरी को एक्वायर कर रही है। ओके, इन सब ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। एंड ऐसे ट्रांजैक्शन के बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे हम एंट्री किस मेथड से करते हैं, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड के थ्रू। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है कि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं ये ट्रांसफ़र करी जाती हैं एट बुक वैल्यू, यहाँ पे हम फेयर वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कि कभी भी जो डिफरेंस निकल करके आता है ना परचेज कंसिडरेशन एंड नेट असेट्स के बीच में, इनका जो डिफरेंस होता है ये हमेशा हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र करते हैं, गुडविल अकाउंट को हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है और क्या नहीं होता है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्होंने हमको पैरास दिए हुए हैं, इसमें से कौन से पॉइंट सही हैं वो हमको मार्क करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 में क्या बोलते हैं, असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ कंबाइनिंग एंटिटीज आर एडजस्टेड टू ब्रिंग दैम टू फेयर वैल्यूज। गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू पे ही एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफ़र किया जाता है, फेयर वैल्यू पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो फर्स्ट पॉइंट तो इनका गलत हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंबाइनिंग एंटिटीज आर रिफ्लेक्टेड एट देयर कैरिंग अमाउंट्स। बिल्कुल ठीक, सेकंड इज करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे ना, इतने सारे इन्होंने हमको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको अगर हम रीड करने बैठे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमको यहाँ क्या टेक्निक करनी है, हम यहाँ ऑप्शंस पर आएंगे। हमने अभी देख लिया कि सेकंड पॉइंट जो है वो करेक्ट है, तो हम देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने सेकंड पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। थर्ड पर आते हैं, थर्ड ऑप्शन में भी इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया है, तो थर्ड भी हमारा करेक्ट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने सेकंड पॉइंट नहीं दिया, तो फोर्थ तो हमारा डेफिनेटली इनकरेक्ट ही होगा। ओके, अब हमें क्या देखना है कि बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, बी एंड सी ऑप्शन में कौन सा पॉइंट डिफरेंट है, हम सिर्फ उस पॉइंट को रीड करेंगे। जैसे बी ऑप्शन में इन्होंने बोला सेकंड पॉइंट इज़ करेक्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट इज़ करेक्ट एज वेल एज सेवन्थ पॉइंट इज़ करेक्ट। तो दोनों ऑप्शंस में डिफरेंट पॉइंट कौन सा है, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ओके, इसमें ये बोल रहे हैं सिक्स्थ पॉइंट सही है, सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, सेवन्थ पॉइंट सही है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम सिर्फ सिक्स्थ एंड सेवन्थ पॉइंट को और रीड करेंगे, उसमें से जो भी पॉइंट सही होगा वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो सिक्स्थ पॉइंट पर आते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन में क्या बोला है, डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इशूड प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, और अदर असेट्स एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि नेट असेट्स की बात कर रहे हैं।
शेल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स का डिफरेंस किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। करेक्ट कह रहे हैं। फिर भी हम सेवेंथ ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। सेवेंथ में क्या बोला, difference between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets, यानी purchase consideration and the amount of share capital of the transferor shall be transferred to goodwill या general reserve। नहीं, गलत। गुडविल या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है डिफरेंस। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में डिफरेंस किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 6th पॉइंट इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमको केस स्टडी रीड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और भाई कितना बड़ा क्वेश्चन था ना ये, कितना बड़ा क्वेश्चन था और हमने इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ओके, फिफ्थ में क्या बोलते हैं, विद रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैरा 6 एक्स एंड वाई इक्वल्स टू, पता नहीं एक्स एंड वाई क्या है, पैरा 6 रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो देख लेंगे पैरा 6 रीड करके। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, मिस्टर प्रदीप provides the source of his various income and seeks your opinion to know about his liability to income tax thereon in India in assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option to shift out of the default tax regime under section 115 BAC, मतलब old tax regime में इसका tax liability कैलकुलेट करना है। ठीक है, डीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब रीड करेंगे हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को तब हम आंसर दे देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर ट्रांजैक्शंस यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आफ्टर एंट्रीज इन ए, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ मूवीज लिमिटेड। मतलब कि कुछ मर्जर एंड अमालगमेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। ओके, तो मार्क कर लेते हैं कि FR का क्वेश्चन है इंडेस 103 का। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम केस स्टडी रीड करेंगे एंड दिमाग में अपने को क्या रखना है, जॉन नाम आए तो सतर्क हो जाना है, प्रदीप का नाम आए तो सतर्क हो जाना है, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का नाम आए तो सतर्क हो जाना है, और पैरा 6 को अच्छे से हमको रीड करना है। ठीक है, चलो चलो जी, चलो जी, चलो। यस, पैरा 1 में क्या बोला इन्होंने, बिल्कुल ही वाहियात, बकवास और इररिलेवेंट यूजलेस सा पैरा है। आपका टाइम बचे इसलिए मैं आपको एक नटशेल में बता देती हूँ क्या बोला हुआ है इस पैरा में, कि जो लोग हैं ना, लोग इंडिया वापस आने लगे हैं अपने होम कंट्री में, क्योंकि इंडिया के अंदर ना अनलिमिटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल है। ठीक है, अगले पैरा में क्या बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन होती है ना, जिसमें लोग एक मोर डेवलप्ड कंट्री से एक लेस डेवलप्ड कंट्री या फिर एक डेवलपिंग कंट्री में वापस आते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन्स। ओके, इसके बाद पैरा 3 में क्या बोलते हैं, ये भी बिल्कुल यूजलेस पैरा है। इसमें बोलते हैं कि जो NRIs हैं, जो बाहर से काम करके इंडिया आए हैं, ऐसे लोगों की जो नॉलेज एंड स्किल्स है ना, उनसे हमको बेनिफिट लेने के लिए इनको अच्छे अच्छे रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, आगे आ जाओ पैरा 4 में। ये पैरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमको नाम दिखा प्रदीप का। ओके, चलो, सिमिलरली प्रदीप हैड लेफ्ट इंडिया इन 2007, मतलब प्रदीप भी उन्हीं लोगों में से है जो इंडिया पहले छोड़ करके चला गया था और अब भाई उसको अपने देश की वतन की याद आ गई और वो वापस आ रहा है। ओके, तो प्रदीप अपना इंडिया छोड़ के कब गया, कबूतर जा 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 कबूतर जा, हमारा कबूतर इंडिया छोड़ के कब गया, कबूतर गया इंडिया छोड़ के 2007 में। मैम आप कितने वाहियात जोक मारते हो यार, क्या करूँ, थोड़ा सा तुम्हारा अट्रैक्शन चाहिए होता है ना, वरना तुम्हें नींद आ जाती है। तो प्रदीप अपना मस्त ना UK में ऐसा सेटल वेटल हो गया था, लेकिन उसको अचानक से अपनी मातृभूमि की, अपने भारत देश की याद आ गई और वो इंडिया वापस आ गया 12 जून 2023 को। ठीक है, मिस्टर प्रदीप was a non-resident in 9 years preceding the previous year 23-24, but he visited India on various occasions and stayed in India for a total period amounting to 630 days during the last 10 years preceding the previous year 23-24. Mr. Pradeep wants to spend the rest of his life in his home country. बाकी अपनी सारी ज़िंदगी मिस्टर प्रदीप अब आपके साथ गुजारना चाहता है। ठीक है,
अब इसके रेस्पेक्ट में, मिस्टर प्रदीप के रेस्पेक्ट में हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने। पहला क्वेश्चन पूछा था इसके रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, एंड दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी उससे रिलेटेड। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन अभी इस पैरा में तो हमें दी नहीं है, लेकिन इस पैरा में जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है ना, उससे हम रेसिडेंशियल स्टेटस ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मिस्टर प्रदीप रेसिडेंट है या नहीं है। अब मिस्टर प्रदीप रेसिडेंट है इंडिया का या नहीं, उसके लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या वो इंडिया में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा है क्या। तो इन्होंने हमको क्या बोला, मिस्टर प्रदीप इंडिया कब आया? इंडिया आया वो 12 जून 2023 को। 12 जून से 31 मार्च तक अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो कितने दिन होंगे? लगभग 294 डेज़ हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब प्रदीप रेसिडेंट तो है। अब हमको क्या देखना है कि प्रदीप रेसिडेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रदीप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है? हम 2 कंडीशंस और चेक करेंगे। अगर उन 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि प्रदीप क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो हम मान लेंगे कि प्रदीप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, क्या 2 कंडीशन है दोस्तों? पहली कंडीशन क्या बोलती है दोस्तों? पहली कंडीशन बोलती है कि अगर कोई पर्सन पिछले 10 सालों में से कम से कम 7 साल इंडिया का नॉन रेसिडेंट रहा है ना, तो हम ऐसे पर्सन को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे इस वाले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि मिस्टर प्रदीप नॉन रेसिडेंट रहे हैं 9 साल के लिए, तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है दोस्तों कि अगर कोई पर्सन पिछले 7 सालों में सिर्फ 729 डेज या उससे कम ही इंडिया में रहा है ना, तो ऐसे पर्सन को भी हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। मिस्टर प्रदीप का इंडिया में स्टे कितना था पिछले 10 सालों में? सिर्फ 630 डेज था। तो मिस्टर प्रदीप दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मिस्टर प्रदीप का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, ठीक है, नोट कर लेते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला? ही रिटर्न्ड विद वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर जॉन। आ गए जोनी जोनी? यस पापा। चलो, मिस्टर जॉन फॉरेन नेशनल है और वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी भी है। ठीक है, वो इंडिया आया इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉर 50 डेज़। ठीक है, 50 डेज़ के लिए इंडिया में रहा, यानी कि ये पर्सन तो नॉन रेसिडेंट ही है। ऑल राइट, आगे क्या बोलते हैं? मिस्टर जॉन रिसीव्ड ₹5 लाख फॉर पार्टिसिपेशन इन मैचेस इन इंडिया। ठीक है, वही वाली चीज़ें आ गई जो हमने MCQ में पढ़ी थी। ही ऑल्सो रिसीव्ड 1 लाख फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन TV। ओके, फिर उसने आर्टिकल भी कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए उसको 10,000 मिले और उसको प्राइज़ मिला 10,000 का फ्रॉम हॉर्स रेसिंग। ठीक है, तो ये इसके अलावा उसकी कोई और इनकम नहीं है। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में भी इन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था TDS वाला, वो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी थी मिस्टर जॉन की। ओके, तो इनकी इनकम क्या है? इनकी एक तो ये मैचेस से रिलेटेड इनकम है, दूसरा इनकम है इनकी एडवर्टीजमेंट की, तीसरी न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने की, और चौथी इनकम हॉर्स रेसिंग की। ठीक है, अब ये जो 3 इनकम है ना दोस्तों, मैचेस में पार्टिसिपेट करने वाली, एडवर्टीजमेंट देने वाली और न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने वाली, ये तीनों इनकम आपकी टैक्सेबल होंगी अंडर सेक्शन 115BBA। किस रेट पे टैक्सेबल होगी? एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, इसके अलावा जो हॉर्स रेसिंग वाली इनकी इनकम है 10,000 रुपये की, ये टैक्सेबल होगी दोस्तों अंडर सेक्शन 115BB। किस रेट पे टैक्सेबल होगी? एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल कर के आएगी? 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 10,000, 6,10,000 जो है दोस्तों, इसके ऊपर आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी एट द रेट ऑफ 20%। कितना आएगा एट द रेट ऑफ 20%? ये आ जाएगा आपका ₹1,22,000।
ओके। इसके अलावा आपके जो 10,000 रुपये हैं हॉर्स रेसिंग वाले, उसमें टैक्स लाइबिलिटी आएगी 30% की। तो ये आपका कितना आया, ये आया आपका 3,000 रुपीज़। ओके, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1,25,000। इसके ऊपर आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। वो कितना लगेगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़ का। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर प्रदीप की कितनी आ जाएगी, 1,30,000 की। ओके, ठीक है। आगे आते हैं, अगले पैरा में इन्होंने क्या बोला, ये पैरा तो ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, 5th पैरा में इन्होंने क्या बोला, आफ्टर रीचिंग इंडिया प्रदीप विजिटेड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड अनुज हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। All right, and he discussed all his details of income for the financial year 23-24। ठीक है, सतर्क हो जाओ, यहाँ से भी हमको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इन्होंने हमसे प्रदीप की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने को बोली थी, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ओके, फर्स्ट इनकम इन्होंने क्या दी हुई है, रेंटल इनकम फ्रॉम द फ्लैट सिचुएटेड इन लंडन विच वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। लंदन का ही फ्लैट था, लंदन में ही वो रेंट पे दिया, लंदन में ही इनकम जनरेट हुई, इनकम एक्री हुई, और इनकम रिसीव भी कहाँ हो गई, लंदन में ही रिसीव हो गई। द फ्लैट वॉज गिवन ऑन रेंट बाय हिम आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया सिंस जुलाई 23। ठीक है, लेकिन ये जो इनकम है दोस्तों, ये इनकम कैसी है, ये इनकम है ना, इनकम अक्रूड और इनकम अराइजन एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसीलिए ये इनकम प्रदीप के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। प्रदीप क्या है, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड उसके केस में जो इनकम अक्रू हो रही है या अराइज हो रही है इन इंडिया, एज वेल एज वो इनकम जो है ना, वो रिसीव भी इंडिया में ही हो रही है, सिर्फ इन इनकम्स को हम प्रदीप के हैंड में टैक्सेबल करेंगे। इसके अलावा कोई और इनकम प्रदीप के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट इनकम क्या है, ये हो गई ऐसी इनकम जो कि इनकम अक्रू अराइज्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, इसके बाद बोलते हैं डिविडेंड ऑन द शेयर्स ऑफ 3 जर्मन कंपनीज। और वैसे भी ना, अगर आप देखोगे तो इन्होंने इस वाले ऑप्शन में ना इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करी कि कितनी उनकी रेंटल इनकम हुई है। तो जब इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करी है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि इस इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होनी ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आ जाओ। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ 3 जर्मन कंपनीज विच आर बीइंग कलेक्टेड इन अ बैंक अकाउंट इन लंडन। ही प्रपोजेस टू कीप द डिविडेंड ऑन शेयर्स इन लंडन विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। मतलब 3 जर्मन कंपनीज हैं, उन्हीं के शेयर्स पे डिविडेंड मिला, और डिविडेंड मिला भी कहाँ पर है, डिविडेंड मिला भी लंदन में है, और हम उस डिविडेंड को लंदन से ला भी नहीं रहे हैं वापस इंडिया में। ठीक है, यानी ये भी इनकम अक्रू अराइज्ड एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गई, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। और यहाँ पर भी इन्होंने इनकम का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आनी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला इन्होंने क्या बोला, ही हैज़ गॉट 2 सन्स। ठीक है, वन ऑफ होम इज़ 12 years एंड द अदर सन इज़ मेजर। ओके, बोथ हिज सन्स आर स्टेइंग इन लंडन एंड आर नॉट रिटर्निंग टू इंडिया। उनको इंडिया नहीं पसंद, वो इंडिया नहीं आए, वो लंदन में ही रह रहे हैं। Each of his sons is having income of rupees 75,000 in UK not received in India and of rupees 20,000 in India। दोनों ही बेटों की 75,000 हज़ार रुपये की तो यूके में इनकम जनरेट हुई है, और ये इनकम जो है वो इंडिया में नहीं ला रहे। ठीक है, यानी ये जो इनकम हो गई, ये इनकम अक्रू अराइज्ड एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गई। ऑल राइट, दूसरी इनकम इनके दोनों ही बेटों की कितनी आई है, 20-20 हज़ार रुपये की इनकम है, और ये इंडिया में जनरेट हुई है। ओके, यानी कि ये इंडियन इनकम हो जाएगी और इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। लेकिन दोस्तों, मिस्टर प्रदीप का एक बेटा तो मेजर है और एक बेटा उनका 12 साल का है। तो जो उनका बेटा माइनर है ना, उसकी जो 20,000 रुपये की इनकम है, ये प्रदीप के हैंड में टैक्सेबल होगी। जो बेटा उनका मेजर है, उसकी इनकम प्रदीप के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम प्रदीप के मेजर बेटे के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। ओके, तो इनकी 20,000 रुपये की जो इनकम है इनके माइनर सन की, वो इनके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स में अगर आप अपने माइनर चाइल्ड की इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड करते हो ना, तो एक डिडक्शन मिलता है 1,500 रुपये का।
ठीक है, वो 1500 का डिडक्शन प्रदीप को मिल जाएगा और उसके बाद में 18,500 जो बचे ये मिस्टर प्रदीप की इनकम आ जाएगी। ओके, इसके बाद अगले पैरा में इन्होंने क्या बोला, During the preceding accounting year, when he was a non-resident, he sold 1,000 shares which were acquired by him in British pound sterling and the sale proceeds were repatriated. The profit in terms of British pound sterling on sale of these 1,000 shares was 175% of the cost at rupees 37,500, while in terms of Indian rupees it was rupees 50,000. यानी इन्होंने 1,000 शेयर्स एक्वायर करे थे इन पाउंड स्टर्लिंग। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, उस साल जब ये नॉन रेसिडेंट थे ना, उस साल इन्होंने 1,000 शेयर्स को सेल कर दिया। ठीक है, और जो इसका सेल प्रोसीड्स थे ना, उन सेल प्रोसीड्स को इंडिया में रीपैट्रिएट कर दिया। ओके, तो अब ये बोलते हैं कि इसके ऊपर जो कैपिटल गेन लगा था, कैपिटल गेन कितना बता रहे हैं ये 50,000 रुपये का, क्या ये 50,000 रुपये इनके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएंगे क्या इस साल में? नहीं दोस्तों, नहीं होंगे। ये जो इनकम है ना, ये जनरेट कब हुई थी? ये जनरेट तब हुई जब ये नॉन रेसिडेंट थे। ये इनकम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है। ओके, भले ही रीपैट्रिएशन इसका प्रीवियस ईयर में क्यों ना हुआ हो, ये इनकम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये इनकम भी मिस्टर प्रदीप के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। ऑलराइट, तो मिस्टर प्रदीप की इनकम फिर रही कितनी? उनकी इनकम आई सिर्फ 18,500 रुपये की। 18,500 रुपये पे टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलेगी? नील टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, बिकॉज ये इनकम इनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। ओके, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? नील आ जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, पैरा नंबर 6 पर आ जाते हैं दोस्तों। 6th पैरा में क्या बोलते हैं, मिस्टर प्रदीप केम बैक टू हिज पेरेंटल हाउस इन पंजाब वेयर हिज पेरेंट्स वर स्टेइंग विद प्रदीप यंगर ब्रदर मिस्टर गुलशन। ठीक है, गुलशन के साथ उसके माँ बाप रह रहे थे, वहीं पे प्रदीप आकर के रहने लगा जब वो इंडिया आ गया था। With grace of gods and blessing of parents, Mr. Gulshan is also well settled in India. Okay, presently Mr. Gulshan is managing a company that is Technologies Limited. Okay, कान खड़े करने का समय आ चुका है। Being a director of the company, presently Technologies Limited has 9 directors. Company's board of directors desire to increase the number of directors from 9 to 16, but the company secretary of the company informed the company's board of directors that as per the provision of Companies Act 2013, every public company shall have X number of minimum and Y number of maximum directors. But if the company wants to appoint more than the specified limit, that is why it can do so after passing a special resolution. ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के केस में कितने होने चाहिए दोस्तों? 3 डायरेक्टर्स। एंड मैक्सिमम कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 से ज़्यादा रख सकते हैं क्या? हाँ भाई, रख सकते हो, बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की नीड होती है। तो वो XY वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, पैरा 7 पर आते हैं। पैरा 7 में क्या बोला? टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज़ 2 डिवीजन, लैपटॉप एंड मोबाइल्स। Alright, division laptop has been making constant profits while division mobile has been invariably suffering losses. ठीक है, लैपटॉप डिवीजन को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मोबाइल डिवीजन को लॉसेस हो रहे हैं। द कंपनी कॉल्ड अ मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। 31 मार्च 2024 की इन्होंने बैलेंस शीट दे दी हमको, दोनों डिवीजन्स की, और टोटल बैलेंस शीट भी हमको दे दी। ठीक है, अब इसमें हमको क्या दिख रहा है? हमको दिखा मोबाइल डिवीजन्स में 1000 करोड़ का PPE है, उसमें से 800 करोड़ डेप्रिसिएशन घटने के बाद नेट PPE कितना आ गया? 200 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं करंट असेट्स है 1000 करोड़ की। ओके, तो इसका मतलब टोटल असेट्स कितनी हुई मोबाइल डिवीजन की? टोटल असेट्स हो गई 1200 करोड़। ओके, लायबिलिटी कितनी है इसके अगेंस्ट इनकी? लायबिलिटी में इन्होंने बोला करंट लायबिलिटी इनकी 800 करोड़ की है और इसके बाद इन्होंने लोन भी लिया हुआ है 600 करोड़ का। ठीक है, यानी लायबिलिटी कितनी है इनकी? 1400 करोड़ की। ओके, तो लायबिलिटी इनकी असेट को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, 200 करोड़ रुपए के लॉस में चल रही है ये वाली डिवीजन।
मोबाइल डिवीज़न। ओके, इसके बाद में लैपटॉप डिवीज़न का क्या सीन है, 500 करोड़ की इनकी पीपीई थी, उसमें से डेप्रिसिएशन 450 का घटने के बाद में नेट पीपीई आ गई 50 करोड़ की, एंड इनकी करंट एसेट्स कितनी है, 400 करोड़ की। तो टोटल एसेट्स लैपटॉप डिवीज़न की कितने की हो गई दोस्तों, 450 करोड़ की। ओके, एंड टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है लैपटॉप डिवीज़न की, 50 करोड़ की करंट लाइबिलिटी है, एंड लोन इन्होंने लिया नहीं हुआ। ओके, तो 50 करोड़ की इनकी क्या हो गई, टोटल लाइबिलिटी हो गई। इसके अलावा इन्होंने इक्विटी भी इशू किया हुआ है। इक्विटी कितने का है, 50 करोड़ का है। इक्विटी भी घट जाएगा इसमें से, तो इनके पास में प्रॉफिट कितना निकल करके आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 350 करोड़ का। ओके, एंड अगर हम देखेंगे ना टोटल फिगर को, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लैपटॉप डिवीज़न का जो ये 350 करोड़ का प्रॉफिट है ना, ये वाइप आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मोबाइल डिवीज़न। तो इसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट पूरी कंपनी का कितना बैठ रहा है, 150 करोड़ का। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने सोचा कि हम ना ये जो मोबाइल डिवीज़न है इसको हम सेल कर देंगे अलॉन्ग विद दिस असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर ₹50 करोड़ टू मूवीज़ लिमिटेड। ये एक न्यू कंपनी है। मूवीज़ लिमिटेड क्या करेगी, मोबाइल डिवीज़न को एक्वायर करके उसके बदले में टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के मेंबर्स को, टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, उसके मेंबर्स को 2 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेगी ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर, यानी 25 रुपये पे वो 2 करोड़ शेयर इशू कर देगी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के मेंबर्स को। ओके, डायरेक्ट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को कोई परचेज कंसिडरेशन नहीं मिलेगा इसमें। परचेज कंसिडरेशन को उसको दिया जा रहा है, डायरेक्टली टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के मेंबर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी आज की डेट के बाद, डी मर्जर के बाद में जो टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर है ना, वो टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के साथ साथ मूवीज़ लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ओके, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना था दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इसके रिस्पेक्ट में अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगी वो बताना है। मूवीज़ लिमिटेड अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी हमको वो बताना है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि इन दोनों ही एंटिटीज़ की डीमर्जर के बाद में बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, बैलेंस शीट भी हमको फ्रेम करके बतानी थी। ओके, क्या एंट्रीज पास करेंगे दोस्तों ये देख लेते हैं हम। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। क्या एंट्रीज पास करेंगी, टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड क्या एंट्री पास करेगी, इसको अपनी मोबाइल डिवीज़न को डीमर्ज करना है। तो ये क्या करेगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ आ रही है ना मोबाइल डिवीज़न की, उनको डेबिट कर देगी टू असेट्स, ऑलराइट, एंड जितना भी डिफरेंस बचेगा उसको कहाँ ले जाएगी, टू कैपिटल रिजर्व। लाइबिलिटीज़ कितने की थी, 1400 करोड़ की। असेट्स कितने की थी दोस्तों, 1200 करोड़ की। तो डिफरेंस जो बचा 200 करोड़ का वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन मैम आपने तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड ही नहीं किया। अरे बाबा, परचेज कंसिडरेशन यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को कोई परचेज कंसिडरेशन मिला ही नहीं है। मूवीज़ लिमिटेड ने अपने जो भी शेयर्स इशू करे हैं ना दोस्तों, उसने अपने शेयर्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कराए हैं, डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करा दिए, टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के नाम पर नहीं इशू करे हैं शेयर्स। तो इसलिए परचेज कंसिडरेशन यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इसके बाद मुझे बताओ कि मूवीज़ लिमिटेड अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी। मूवीज़ लिमिटेड क्या करेगी, असेट्स को डेबिट करेगी। ओके, असेट्स कितने के हैं, 1200 करोड़ के। लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देगी। लाइबिलिटीज़ कितने की आ जाएंगी दोस्तों, 1400 करोड़ की। इसके अलावा वो क्या करेगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी उसने शेयर इशू करे हैं वो अपने बुक्स में तो रिकॉर्ड करेगी ना शेयर कैपिटल को। तो इसलिए जितने भी उसने शेयर्स इशू करे उसका अमाउंट आ जाएगा। 2 करोड़ शेयर उसने इशू करे, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी उनकी, तो 20 करोड़ रुपये की अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया। 2 SPR 15 रुपये के प्रीमियम पर इशू करे थे ना, तो 2 करोड़ इंटू 15 रुपीज़, 30 करोड़ आपके SPR में चले जाएंगे। एंड इसके अलावा जो भी डिफरेंस निकल कर के आएगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ओके, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट चला जाएगा आपका, 250
करोड़ का। अच्छा, यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। ओके, एंड इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे हम अकाउंटिंग करते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के थ्रू, जिसके रिस्पेक्ट में हमने एक एमसीक्यू भी सॉल्व किया था। ऑलराइट, तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज पास हो जाएंगी। उसके बाद आती है हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कैसे फ्रेम होगी? ओके, तो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट को किस तरीके से फ्रेम करेगी दोस्तों? नॉन करेंट असेट्स में वो डालेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा? जो सिर्फ लैपटॉप डिवीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, लैपटॉप डिवीजन का पीपीई कितने का था? 50 करोड़ का। ऑलराइट, तो 50 करोड़ का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, इसके अलावा आपकी करंट असेट्स कितने के थे? लैपटॉप डिवीजन के करंट असेट्स थे दोस्तों 400 करोड़ के। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 करोड़। ओके, टोटल एसेट्स कितने की आ जाएंगी दोस्तों? टोटल एसेट्स हमारे आ गए 450 करोड़ के। ओके, इसके बाद में आ जाएगा हमारा इक्विटी। इक्विटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कितना था? 50 करोड़ का इक्विटी था दोस्तों। इसके बाद आएगा आपका अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में क्या आएगा? अदर इक्विटी में आएगा एक तो आपकी पूरी एंटिटी का जो सरप्लस था 150 करोड़ का, और दूसरा हमने जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया ना डीमर्ज करने की वजह से 200 करोड़ का, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों? 150 करोड़ प्लस 200 करोड़, यानी कि आपका 350 करोड़ का यहाँ पे अदर इक्विटी आ जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या लिखा जाएगा? इसके अलावा आपकी आएगी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कितने की है? 50 करोड़ की। ओके, सो टोटल लायबिलिटीज़ हमारी कितने के आ गए यहाँ पे? 450 करोड़ के। ओके, रब ने मिला दी बैलेंस शीट। अब हम अगली बैलेंस शीट भी मिलाते हैं। अगली बैलेंस शीट किसकी है दोस्तों? मूवीज़ लिमिटेड की। मूवीज़ लिमिटेड किस तरीके से बैलेंस शीट बनाएगी? नॉन करेंट असेट्स को मेंशन करेगी। नॉन करेंट असेट्स में क्या आ जाएगा? पीपीई आ जाएगा। पीपीई कितने रुपीस का है दोस्तों? 200 करोड़ का। ओके, इसके अलावा आपकी करंट असेट्स आ जाएंगी 1000 करोड़ की। ओके, टोटल असेट्स हमारी कितने आ गए? 1200 करोड़ की। ओके, इसके बाद हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी का पोर्शन कितना आ जाएगा दोस्तों? इक्विटी का पोर्शन आ जाएगा जो हमने यहाँ पर अभी एंट्री पास करी थी 20 करोड़ की। ऑलराइट, तो इक्विटी का पोर्शन आ गया 20 करोड़ का। अदर इक्विटी आ जाएगा। अदर इक्विटी में क्या आएगा? एक तो आपका एसपीआर आएगा 30 करोड़ का, एंड इसके अलावा आपने जो अपना कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया था ना, कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस 250 करोड़ का आ जाएगा। ओके, सो नेट आपका अदर इक्विटी में कितना अमाउंट आएगा? नेट अमाउंट आ जाएगा दोस्तों 220 करोड़ का। ओके, वो भी नेगेटिव बैलेंस। ओके, इसके बाद में हमारी क्या आ जाएंगी? हमारी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आएंगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में हमारी बोरोइंग आ जाएगी। बोरोइंग आएगी आपकी ₹600 करोड़ की, एंड आपकी करेंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी दोस्तों ₹800 करोड़ की। ठीक है, टोटल लगा लेते हैं। इसका टोटल कितने का आएगा? 600 एंड 800 1400। 1400 में से आपको 200 करोड़ घटा देना है, तो कितना आ गया? 1200 करोड़। ओके, सो रब ने फिर से मिला दी बैलेंस शीट। ओके, अभी क्या करना है दोस्तों? एक बार हम क्वेश्चंस को दोबारा देख लेते हैं, इसके आंसर्स मार्क कर लेते हैं, एंड देन केस स्टडी हो जाएगी डन एंड डस्टेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था? टैक्स की लायबिलिटी पूछी थी मिस्टर जॉन की। हमने कैलकुलेट कर ली थी ऑलरेडी, कितनी आ रही थी? 1,30,000। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर। यस, 1,30,000। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके। थर्ड में इन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर प्रदीप का पूछा। हमने क्या बोला था? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सो सी शैल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ हम सॉल्व कर चुके थे। फिफ्थ पर आते हैं। एक्स एंड वाई की इन्होंने डिटेल पूछी थी, तो एक्स में आएगा आपका 3 एंड वाई इज 15, सो सी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा था कि मिस्टर प्रदीप की टैक्स की लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है। हमने कर दी थी। 18,500 रुपये की उसकी इनकम आई थी, और इसीलिए उसकी टैक्स लायबिलिटी निल आई थी। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, टोटल इनकम कितने की? 18,500 की। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो टैक्स लायबिलिटी आई नहीं। ओके, रीड कर लेना पूरा इसको आराम से, आप आराम से समझ आ जाएगा आपको।
इसके बाद में 7th क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, जनरल एंट्रीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बुक्स में क्या होंगी, हमने यहाँ पे सॉल्व करके बता दी आपको। ओके, इसके अलावा उन्होंने बैलेंस शीट पूछी थी टेक्नोलॉजीज एज वेल एज मूवीज़ लिमिटेड की, ठीक है, वो भी हमने बना दी है। आप आराम से इसके आंसर्स चेक कर लेना, इत्मीनान से इस केस स्टडी को रीड कर लेना दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना है ना, आपको शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है दोस्तों। आपके पास में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे ना, हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि हमारी डेट एक्सटेंड हो जाए। एंड उसी के बारे में सोच सोच करके कई स्टूडेंट्स ने तो ना पढ़ना ही छोड़ दिया, वो इतना फ्री थे, उनको लगा था कि हाँ भैया पक्का डेट एक्सटेंड हो जाएंगी, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो इतने रिलैक्स मूड में जा चुके हैं ना कि जब न्यू डेट शीट आई है उसके बाद में वापस से पढ़ना बैठना मुश्किल हो गया है। लेकिन हमको क्या करना है, पढ़ना तो है ना दोस्तों, क्या कर सकते हैं। हालांकि हाँ, थोड़ा सा गलत किया है इंस्टीट्यूट ने, ये उम्मीद नहीं थी किसी को भी, ना आपको और ना हम लोगों को। एंड आई थिंक थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के साथ में मोई मोई किया जा रहा है, बट वही है कि क्या कर सकते हैं। अब अटेम्प्ट तो है ना मई में हमारा, तो अटेम्प्ट तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। अब हमको अटेम्प्ट तो हम स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 महीना हमारे पास है दोस्तों। इस 1 महीने में आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। 1 महीना मतलब आपको अपनी जी जान लगा देनी है। उसके बाद में जब एग्ज़ाम्स हो जाए ना तो मस्त ऐश मारना, मौज करना, जो करना है करना, लेकिन अब भी अच्छे से पढ़ लो दोस्तों। और एक वो कहावत है ना कि सूरज की तरह अगर जलना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। तो आपने भी अगर उस 10% स्टूडेंट्स में आना है ना, आपको भी अगर अपने नेम के आगे वो CA प्रीफिक्स चाहिए ना, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा भगवान को कि मैं उस 10% स्टूडेंट्स में आना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। एग्ज़ाम लिखते लाखों लोग हैं लेकिन पास सिर्फ 10% होते हैं। एंड मेहनत भी वो लाखों ही लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो 10% लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं ना कि वो क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोगों ने भी 1 महीना खूब अच्छे से मेहनत करनी है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, भरोसा रखो, एंड यू विल बिकम CA इन दिस अटेम्प्ट। ऑल राइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। दिस इज़ CA हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।